का माँ ने माँ को निकवा बेपड़ोसन ने काकी कद गया करे। हाँ जी, राजस्थानी हमारी जुबान। वो कैसे होती है? वो मतलब के करो कट्ठे जाओ थाना के समझ आशी हमारी राजस्थानी। राजस्थान के हर विश्वविद्यालय में अब मराठी भाषा पढ़ाने का आदेश जारी हो गया है। प्रदेश के राज्यपाल, विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हरिभाऊ किशनराव बागड़े खुद निर्देश दे चुके हैं, आदेश दे चुके हैं। लेकिन जरा सोचिए कि राजस्थान में मराठी बोलने वाले लोग कितने, डेटा पे बात करेंगे, अकेले राज्यपाल ही नहीं हैं, 23,240 लोग भी मराठी बोलते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। यानी राज्य की आबादी का महज 0.03%। अब यहां हर यूनिवर्सिटी में मराठी अध्ययन केंद्र खुल रहा है और जिस राजस्थानी भाषा को बोलने वाले लोग करोड़ों में हैं, उसका अपना विभाग, अपना केंद्र ज्यादातर विश्वविद्यालयों में मौजूद ही नहीं। आज बात करेंगे इसी विवाद से शुरू करके राजस्थान के राजभवन के फैसले से लेके राज्यपालों की पुरानी परंपरा तक, बात करेंगे नेपाल और पाकिस्तान तक फैली राजस्थानी भाषा तक, और आखिर में उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। पूरा डेटा, पूरा इतिहास, पूरा सच। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो पूरी बहस जिस फैसले ने छेड़ी है वो राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े के निर्देश पे जो है ये बहस शुरू हुई है कि राजस्थान के तमाम विश्वविद्यालयों में शास्त्रीय मराठी भाषा अध्ययन केंद्र स्थापित करने चाहिए। प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब राजभवन की ओर से सभी विश्वविद्यालयों को इस बाबत पत्र भेजा गया है। मकसद बताया गया है कि मराठी भाषा के अध्ययन और शोध को बढ़ावा देना चाहिए। अब यहीं से सवाल शुरू होते हैं जिनके जवाब फिलहाल तक मिले नहीं हैं। राजस्थान के ज्यादातर विश्वविद्यालयों में आज भी राजस्थानी भाषा का अपना अलग विभाग नहीं है। पूरे राज्य में सिर्फ 4 विश्वविद्यालय, जयपुर की राजस्थान यूनिवर्सिटी, जोधपुर की जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी, उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी और बीकानेर की महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, ये राजस्थानी भाषा का अलग विभाग चलाते हैं। इसके अलावा कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में यूजी और पीजी का कोर्स है। बाकी राज्य की यूनिवर्सिटीज में कुछ भी नहीं है। और अब आंकड़ों पे आते हैं। भारत की आधिकारिक जनगणना 2011 ये कहती है कि राजस्थान में 23,240 लोग मराठी बोलते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि कुल आबादी का करीब 0.03% हैं। इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी भाषा के अध्ययन और शोध का विरोध करें। भाषा और संस्कृति सीखने का दरवाजा हमेशा खुला रहना चाहिए, लेकिन सवाल प्राथमिकता का है, प्रायोरिटी का है, उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग। सरकार अक्सर ऐसा डायलॉग देती है। तो जब 23,000 बोलने वालों के लिए हर यूनिवर्सिटी में केंद्र खुल सकता है, तो करोड़ों बोलने वाले अपने ही घर में अपनी ही भाषा के लिए क्यों संघर्ष कर रहे हैं? ज्यादातर यूनिवर्सिटी में विभाग तक नहीं है। अब इसे समझने के लिए एक ऐतिहासिक तुलना जरूरी है और ये तुलना बहुत कुछ कह जाती है। राजस्थान में पहले भी कई ऐसे राज्यपाल रहे हैं जो मूलतः महाराष्ट्र से थे। वसंत दादा पाटिल रहे हैं, शिवराज पाटिल रहे हैं, प्रभा राव रही हैं, राम नाईक रहे हैं। ये सभी बड़े कद के नेता राजस्थान के राज्यपाल रहे, लेकिन इनमें से किसी ने भी अपने कार्यकाल में इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया जैसा अभी देखने को मिला। यहां तक कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो खुद महाराष्ट्र मूल की थी और बाद में देश की राष्ट्रपति भी बनी, वो भी राजस्थान से राज्यपाल थी, लेकिन उन्होंने भी कभी अपने पीहर की भाषा, अपनी जड़ों की भाषा को लेकर इस तरह का कोई अनूठा मोह नहीं दिखाया, कोई ऐसी पहल नहीं। तो सवाल उठता है कि जब दशकों तक महाराष्ट्र मूल के राज्यपाल राजस्थान में रहे और सबने संवैधानिक मर्यादा और राज्य की भाषाई प्राथमिकताओं का सम्मान किया, तो अचानक ये मुद्दा क्यों, अचानक ये बदलाव क्यों, अचानक ये वक्त बदल गया, जज्बात क्यों बदले? ये तुलना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये बताती है
कि यह मुद्दा किसी एक भाषा के दुश्मन होने का नहीं, बल्कि परंपरा और प्राथमिकता के सवाल का है। अब जरा तस्वीर को पलट के देखिए। अगर तर्क ये है कि मराठी भाषी समुदाय को उसकी भाषा का हक मिलना चाहिए, भले ही वो संख्या में कम हो, तो फिर यही तर्क राजस्थानी भाषियों पर महाराष्ट्र में क्यों लागू नहीं होता? जनगणना 2011 पे आपको लेके चलता हूं। महाराष्ट्र में मूल राजस्थानी भाषा जिसमें राजस्थानी है और उसकी प्रमुख मातृभाषा मारवाड़ी भी शामिल है, उसको बोलने वाले करीब 9,67,000 लोग हैं। यानी राजस्थान में मराठी बोलने वाले 13 लोग हैं और महाराष्ट्र में राजस्थानी बोलने वाले 10 लाख लोग हैं। ये सटीक आंकड़ा है। मारवाड़ी बोलने वाले 8,88,000 से ज्यादा और राजस्थानी बोलने वाले करीब 80,000 से ज्यादा। दोनों को जोड़ें तो ये 9.5-10 लाख का आंकड़ा बैठता है। महाराष्ट्र की कुल आबादी का एक बड़ा और साफ नजर आने वाला हिस्सा है। तो यह एक बड़ा सवाल है, क्या महाराष्ट्र में राजस्थानी का केंद्र खोलने के लिए कोशिश होगी? क्योंकि तुलना के हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र में राजस्थानी बोलने वाले ज्यादा हैं बनिस्बत राजस्थान में मराठी बोलने वाले, करीब 40 गुना ज्यादा है। फिर भी महाराष्ट्र के किसी विश्वविद्यालय में राजस्थानी भाषा का अध्ययन केंद्र खोले जाने की कोई खबर या पहल सामने नहीं आई। यह आंकड़ा अपने आप में इस पूरी बहस की सबसे बड़ी विडंबना है। अब बात करते हैं उस पहलू की जो शायद सबसे कम चर्चा में आती। ये एक ऐसी भाषा है जो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। मैं आपको लेके चलूंगा 2012 के पॉपुलेशन मोनोग्राफ ऑफ नेपाल। उसके आंकड़े देखोगे तो हैरानी होगी। नेपाल में करीब 78,000 लोग हिंदी बोलते हैं और 25,000 से ज्यादा लोग राजस्थानी बोलते हैं, जबकि अंग्रेजी बोलने वाले सिर्फ 2,000 लोग हैं। नेपाल की भाषाई या बोलियों की सूची में राजस्थानी 16वें स्थान पे है और बाकी लगभग सभी भारतीय भाषाएं उससे नीचे हैं। यानी जिस मराठी भाषा की पैरवी राजस्थान के राजभवन में हो रही है, नेपाल जैसे पड़ोसी देश में उसे बोलने वाला लगभग कोई नहीं होता, जबकि राजस्थानी की मौजूदगी वहां भी है। कई तो वहां के लेजिस्लेटर शपथ लेते हैं राजस्थानी भाषा में। और अगर हम चलें सरहद के दूसरी तरफ पाकिस्तान के बहावलपुर जिले में, सिंध में, थार पारकर इलाके में, तो राजस्थानी बोलने वालों की तादाद लाखों में है। और अगर आपको इसका जीता जागता उदाहरण चाहिए तो पाकिस्तान की मशहूर लोक गायिका दिवंगत रेशमा को सुनिए, उसकी जुबान भी यही राजस्थानी। राजस्थानी सरहद के दोनों तरफ अलग अलग देशों में आज भी सांसें ले रही हैं। असल में राजस्थानी भाषाएं पश्चिमी इंडो आर्यन भाषा परिवार से निकली भाषाओं के पूरा समूह हैं, जो मुख्य रूप से राजस्थान और मालवा में, साथ ही हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश के आसपास के इलाकों, पाकिस्तान के बहावलपुर डिवीजन, सिंध के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। मारवाड़ी समुदाय का देश विदेश में पलायन की वजह से यह भाषा पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों तक पहुंची, जहां आज भी लोग आपस में बातचीत के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब यह है कि राजस्थानी भाषा की बनावट को अगर समझें, आप ज्यादातर इन आंकड़ों में जानते होंगे बहुत लोग, क्योंकि राजस्थानी शब्द का इस्तेमाल एक साहित्यिक भाषा के लिए भी होता है, जो मुख्यतः है मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, वागड़ी, बागड़ी इन भाषाओं पे आधारित है। भारत की जनगणना 1991 और 2011 कहती है कि आधुनिक राजस्थानी भाषा के प्राथमिक वर्गीकरण में जो प्रमुख बोलियां हैं उनमें मारवाड़ी है, हाड़ौती है, मेवाड़ी है, भीली है, ढूंढाड़ी है, निमाड़ी है, मालवी है, जालोरी, मेवाती, शेखावाटी। और एक बड़ा दिलचस्प और ऐतिहासिक तथ्य है कि भारत की जनगणना 1961 में राजस्थानी भाषा बोलने वालों ने अपनी भाषा की कुल 73 बोलियां दर्ज करवाई। इसमें से 46 बोलियां बोलने वालों की संख्या 1,000 से भी कम थी और 13 बोलियां ऐसी थी जिनके बोलने वाले 50,000 से कम थे और 4 बोलियां ऐसी थी जिनके बोलने वाले 10 लाख से ज्यादा। तो आज के भाषाविद 8 बड़ी बोलियां उसकी मानते हैं। सोचिए 73 बोलियां छोटी मोटी एक ही भाषा परिवार के अंदर। यह विविधता ही इस भाषा की सबसे बड़ी ताकत है और यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी, कि लोग इस बहाने से
कहते हैं बोलियां इतनी बंटी हुई है तो एक साझा राजनीतिक आवाज बनाना मुश्किल हो जाता है। तो यही वजह है कि दशकों से संवैधानिक मान्यता की लड़ाई अटकी रही है। अब अगर बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा शब्दकोश किस भाषा का है, राजस्थानी भाषा। उसमें नेट जेआरएफ होती है, उसमें साहित्य अकादमियां अवार्ड देती हैं, उसमें भारत सरकार पद्मश्री पद्म भूषण जैसे अवार्ड देती हैं, फिर भी भाषा की मान्यता नहीं। जुलाई 2026 में आज हम बात कर रहे हैं। इससे कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने राजस्थान सरकार को साफ निर्देश दिया था कि राजस्थान के सभी स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से राजस्थानी भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ाने की नीति बनाई जाए। कोर्ट ने कहा था कि मातृभाषा में शिक्षा का संवैधानिक विजन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 सिर्फ कागजों में सोई नहीं रह जाए। ये मामला पदम मेहता की याचिका पे आया था, जो कि एक बाणक चलते दीप के संस्थापक हैं, उसके अलावा संचालक हैं और माणक नाम की राजस्थानी पत्रिका निकालते हैं। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया था कि चूंकि राजस्थानी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, इसलिए कोई नीति नहीं बन सकती। देखिए सरकार का तर्क, राजस्थान सरकार का, राजस्थान की भाजपा सरकार का, राजस्थान की भजनलाल सरकार का यह तर्क है कि कोई नीति नहीं बन सकती। लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को खारिज किया और कहा कि भाषाई समावेशन को सिर्फ संवैधानिक सूची तक सीमित नहीं रखा जा सकता। और यह फैसला पूरे संदर्भ में और भी मायने रखता है, क्योंकि ठीक जिस वक्त एक भाषा को जिसके बोलने वाले 23,000 है, हर यूनिवर्सिटी में जगह मिल रही हैं, और उसी वक्त करोड़ों बोलने वाली भाषा के लिए खुद अदालत को दखल देना पड़ रहा है। जैसा मैंने कहा कि यहाँ वसंत दत्त पाटिल, शिवराज पाटिल, प्रभा राव, राम नाईक, प्रतिभा पाटिल जैसे राज्यपाल रहे, लेकिन उन्होंने यहाँ ऐसा कदम कभी नहीं उठाया। तो पंजाब में अगर हम पड़ोसी राज्य की बात करें या राज्यपालों की बात करते हैं, राजस्थान के दो बड़े नेता, बड़े कद्दावर नेता राज्यपाल हैं दूसरे राज्यों में। सिक्किम में 2000 लोग के आसपास ऐसे हैं जो राजस्थानी बोलते हैं, लेकिन वहां के राज्यपाल ओम माथुर ने कभी ऐसी कोशिश नहीं की कि राजस्थानी के केंद्र खोल दिए जाए। राजस्थान के कद्दावर नेता, राजस्थान की विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता रहे, राजस्थान में गृह मंत्री रहे गुलाब चंद कटारिया, पंजाब के राज्यपाल। और पंजाब की बात करें कि बागड़ी राजस्थानी जो है, वो पंजाब में राजस्थानी मूल की भाषाओं में सबसे अधिक बोली जाने वाली बागड़ी राजस्थानी है, जहां पंजाब में 2,33,555 लोग राजस्थानी बोलते हैं। तो बड़ी चीज ये है कि ये राज्यपाल नहीं कह रहे कि साहब राजस्थानी के केंद्र खोले जाएं। राजस्थान में एक कहावत चलती है, राजस्थानी की बड़ा गजब का एक लोकोक्ति कह सकते हैं उसे, नाथी का बाड़ा, तो वो नहीं है। पंजाब में राजस्थानी बोलने वाले 2,33,555 लोग हैं, और राजस्थानी को अपनी मातृभाषा दर्ज कराने वाले लोग 31,084। मारवाड़ी बोलते हैं पंजाब में 3859 लोग, मालवी बोलते हैं 136 लोग, मेवाती बोलते हैं 26 लोग, मेवाड़ी बोलते हैं, ढूंढाड़ी बोलते हैं। तो आंकड़े से स्पष्ट यह है, पंजाब जो राजस्थान के उत्तर में है, मारवाड़ी समेत अन्य बोलियों की तुलना में बागड़ी राजस्थानी का प्रभाव काफी अधिक है, और पंजाब और हरियाणा की सीमाओं से सटे उत्तरी राजस्थान, गंगानगर और मानगढ़ जैसे क्षेत्रों में बोली जाती है, और इसका सीधा संपर्क पंजाब से है। और ये लड़ाई कोई नई नहीं, इसकी जड़ें कई साल पुरानी हैं। बीकानेर के पूर्व महाराजा और तत्कालीन सांसद डॉक्टर करणी सिंह ने लोकसभा में 14 मार्च 1966 और 16 फरवरी 1968 को 2 बार प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए थे। प्राइवेट मेंबर बिल राजस्थान की उप मुख्यमंत्री अभी जो हैं दिया कुमारी, उन्होंने भी लोकसभा में पेश किए, लेकिन अभी उनकी ही सरकार सुप्रीम कोर्ट में कह रही है। और यह बड़ा शर्मनाक नजर आता है कि व्यक्ति कितना बदल जाता है, व्यवस्था कितनी बदल जाती है सत्ता में होने से पहले और सत्ता में आने के बाद। ये पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का कथन है देश की लोकसभा में। तो 2 बार निजी सदस्य विधेयक महाराजा करणी सिंह पेश कर चुके उस जमाने में, फिर दिया कुमारी ने पेश किए कि राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए।
25 अगस्त 2003 को राजस्थान की विधानसभा ने भी प्रस्ताव पास किया था। इसके बाद सीताकांत महापात्रा समिति बनी मानदंड तय करने के लिए। अगस्त 2022 में दिया कुमारी का जैसे मैंने उल्लेख किया कि उन्होंने बताया था कि साहित्य अकादमी और यूजीसी दोनों राजस्थानी को स्वतंत्र भाषा मानते हैं और ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी पढ़ाई जाती है। दिसंबर 2024 में राजस्थान के मुख्य सचिव ने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा था। तो बड़ी चीजें हैं कि किस तरह से पॉलिटिकल एक विल का अभाव, और अगर हम एक पल के लिए आंकड़ों से हट के उस आत्मा की बात करें जो इस भाषा में बसती हैं, महाकवि कन्हैयालाल सेठिया जिन्होंने धरती धोरारी जैसे अमर पंक्तियां लिखी, उन्हें 2004 में पद्मश्री दिया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार मिला। विजय दान देथा जिन्होंने अपनी मातृभाषा राजस्थानी के सम्मान में कभी किसी और भाषा में मौलिक लेखन नहीं किया, उन्होंने 2007 में पद्मश्री मिला। उन्हें 2011 के साहित्य नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। पाली जिले के रहने वाले कल्याण सिंह शेखावत को राजस्थानी भाषा में पद्मश्री मिला। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत राजस्थानी की शानदार लेखिका रही। तो ये लोग सिर्फ कुछ नाम नहीं हैं, इनके अलावा सैकड़ों कवि, लेखक, लोक गायक हैं जिन्होंने इस भाषा को जिंदा रखा बिना किसी संवैधानिक सहारे के, सिर्फ अपने प्रेम और समर्पण के दम पे। तो यह भाषा सवाल पूछती है कि जब आंकड़े इतने साफ हैं, जब महाराष्ट्र में खुद राजस्थानी बोलने वालों की तादाद यहां मराठी बोलने वालों से 40 गुना ज्यादा है, राजस्थान के मुकाबले में जब नेपाल और पाकिस्तान तक ये भाषा गूंजती है, तब साहित्य इतना समृद्ध है और अब खुद सुप्रीम कोर्ट को भी कदम उठाने को कह चुका है, तो फिर देरी किस बात की। एक बात तय है कि जब तक आम लोग यानी आप और मैं अपनी भाषा में गर्व से बात नहीं करेंगे, अपने बच्चों को उसकी कहानियां और गीत नहीं सुनाएंगे, तब तक सिर्फ कानूनी लड़ाई से भाषा जिंदा नहीं रहेगी। राजस्थान में एक और मैं अक्सर चीजें देखता हूं कि जब नेता वोट मांगने जाते हैं तो वो राजस्थानी भाषा में बात करते हैं। और एक कड़वी बात राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी कहना चाहेंगे कि वो जिस मातृभाषा, राजस्थानी का सबसे बड़ा विरोध हो रहा है धौलपुर भरतपुर से, जहाँ के मूलतः भरतपुर के रहने वाले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, उस इलाके से ब्रज को लेके विरोध है। तो जो बेली कृष्ण रुक्मणी जिसे पांचवा वेद कहा जाता, वो ब्रज में लिखी पृथ्वीराज पीथल ने। और भजनलाल शर्मा जब चुनाव लड़े थे 2003 में, मातृभाषा वाले एरिया में जमानत जब्त हुई थी उनकी, और जब वो ढूंढाड़ में लड़े तो सीएम बने। तो राजस्थान की यही खासियत है कि हम गले लगाते हैं, सब चीजों को मिल के करते हैं। तो सरकार का रुख बड़ा चौंकाने वाला था जब कदम मेहता के मामले में सुनवाई करते हुए 8वें अनुसूची का बहाने की बात है। अभी तो राजस्थानी में शपथ लेने पे, राजस्थानी में बात करने पे विधानसभा में टोक दिया जाता है, और खास करके विधानसभा के सचिव टोकते हैं अध्यक्ष की बजाय। ये आप प्रोसीडिंग देख सकते हैं। तो खैर सवाल आपसे है, नेताओं से कोई उम्मीद नहीं है। नेता वोट मांगने अपनी मातृभाषा में जाते हैं, फिर जीतने के बाद हिंदी अंग्रेजी में बात करते हैं। राजस्थान की जो है वो तासीर नजर आती है। खास करके सामाजिक आयोजनों में भी लोग जब चंदा मांगने जाते हैं तो मातृभाषा में बात करते हैं, और ज्ञान देना हो तो हिंदी में। तो आपको क्या लगता है कि राजस्थान में मराठी केंद्र खोलने से पहले राजस्थानी भाषा को उसका हक दिए जाने की दिशा में काम होना चाहिए था या नहीं? आपसे अपील है कि थिंक 360 के साथ बने रहिए। हम आपसे ऐसे ही भावनात्मक रूप से जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।